मध्य प्रदेश की जनजातियां, अनुसूचित जाति, जनजाति आखिर क्या होती है, इसे हम समझ हैं तो इसको आप अपन अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं, एसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसटी। दो चीज आप सुनोगे, एक शब्द होता है एससी, एक होता है एसटी। एससी को हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति, और एसटी को कहते हैं अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। क्योंकि आज हम शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंतर समझ लीजिए सामान्य भाषा में। एससी में वे लोग आते हैं जो हम लोगों के साथ रहते हैं, समाज के मुख्य धारा में रहते हैं, पर हम लोगों ने उनके साथ में भेदभाव किया है, जातिगत भेदभाव किया है, ऊंच नीच का भाव रखा है। हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे हमारे काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि चाहे तो वो चर्मकार हों, कुम्हार हों, हमारे साथ रहने वाले लोग, उन्हें हमने एससी में रखा। एसटी में वे लोग हैं शेड्यूल ट्राइब में कि जो दूर रहते हैं जंगलों में, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं रहते, जैसे आदिवासी, सहरिया, भील, बेगा, कोरकू, गोंड, आदिवासी, जंगलों में रहने वाले लोग। ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो कि जो आदिवासी हैं, आदिवासी शब्द अगर आप देखें, आदिवासी शब्द जो दिया है, वो दिया किसने? तो वो दिया है ठक्कर बप्पा ने द्वारा दिया गया है। ठक्कर बप्पा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी शब्द दिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं ही लोगों से हम क्या कहते हैं, मूल निवासी। क्या कहते हैं? अब मूल निवासी मतलब क्या कि कुछ अवधारणाओं के अनुसार हम आर्य लोग जो हैं वो भारत में बाहर से आए, मध्य एशिया से, और ये लोग यहाँ पर हम आर्यों के आने से पहले भी रहते थे, इसलिए ये यहाँ के कौन है? मूल निवासी। अब हमारे संविधान में जब संविधान बनाया गया तो एससी के लिए और एसटी के लिए हमने अलग से कुछ संविधान में प्रावधान किए। क्यों किए? क्योंकि ये जातियां या तो सामाजिक भेदभाव के कारण या आर्थिक स्थिति के कारण, यानी अन्य बहुत से कारणों के कारण ये लोग जो है पिछड़े रह गए। तो हमारा संविधान समाज में समानता की बात करता है, तो इन लोगों को बराबर लेके आना था, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे इनको बढ़ाना था। तो संविधान में भी इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए। तो क्या क्या संविधान में प्रावधान है हम वो भी अभी यहाँ पर देखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एसटी यानी अनुसूचित जाति आदिवासी लोगों की जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की विभिन्न जातियां निवास करती हैं। लगभग वर्तमान में ये 46 हैं। कितनी है? जैसे कि सहरिया, भील, गौड़, कोरकू, ठीक है, उरांव, ऐसे अनेकों जातियां और उनकी उपजातियां मिलाकर लगभग कितनी है? 46 हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश में विस्तृत हैं ये जातियां। जैसे कि हमारा पूरा उत्तर का क्षेत्र जो लाल लाल आपको दिख रहा है, इसमें हमारे सहरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? सहरी। ठीक है। ये जो हमारा इसका दक्षिण का क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है ये नीले कलर का, इसमें बैगा रहते हैं मुख्य तौर पे। ठीक है। यहाँ पर हमारे भारिया रहते हैं हरे कलर क्षेत्र में। ठीक है। ऐसे ही इस तरफ आप जाओगे तो झाबुआ वाली राजपुर में क्या रहते हैं? हमारे भील रहते हैं। क्या रहते हैं? भील। ठीक है। तो ऐसे मध्य में पूरे में गौड़ निवास करते हैं, बीच में दक्षिण हिस्से में क्या रहते हैं? गौड़ रहते हैं। तो अलग अलग जातियां रहती हैं, उनको एक एक करके अपन देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। अगर बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंध संविधान में क्या प्रावधान है, तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं सामाजिक जीवन सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सामाजिक आर्थिक तथा सुधारने के लिए भारतीय संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का
अंत मूल अधिकार है कि नहीं है? हमारे संविधान में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो 15 में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत, भाई छुआछूत कोई भी, क्या हो गया, 17 में है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो 15 में क्या है कि समान सामाजिक आर्थिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं होगी, समाज मतलब किसी प्रकार का लिंग जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, 15 में था। और 17 में था क्या, 17 में जो है छुआछूत नहीं करेंगे, जो छुआछूत करेगा उसके वह दंडनीय अपराधी होगा। इसके लिए हमने संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए। हमने पहले 1955 में एक कानून भी लेके आए थे। उसके बाद में 1989 में हमने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे अपन SC ST एक्ट कहते हैं, हरिजन एक्ट भी कह देते हैं आम भाषा में, वो कानून बना गया। जो अगर ऐसा कुछ करता है, किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर, है ना, उससे जाति का नाम लेके उसे चढ़ाता है, परेशान करता है या कुछ भी करता है, तो उस व्यक्ति पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और अनुच्छेद 46 नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अनुच्छेद 244 में पंचायतों में आरक्षण है। 243 में कायम आरक्षण है, पंचायतों में, पंचायतों में आरक्षण मिलता है। 230, 330, 341, 342 ये हमारे अनुच्छेद हैं, तथा संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 5वीं अनुसूची में पूरे भारत में आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात है, और 6वीं में विशेष राज्य असम मेघालय त्रिपुरा की विशेष जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। अब जिनने संविधान पढ़ा है उन्हें तो ये चीजें याद आ गई होंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भाई इतना आप अब यहीं से याद कर लो कि ये 15, 17, 46, 243, 200, 330, 341, 42 और 5वीं 6वीं अनुसूची, ये तो अनुच्छेद हो गए। 5 6 कौन सी है, अनुसूची। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 395 से इन अनुच्छेदों में ST के लिए विशेष प्रावधान है, ये या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, या आप कह सकते हैं कि 5वीं 6वीं जो अनुसूची है, कुल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में, 12वें में 5वीं 6वीं में क्या संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों से। आगे बात सही। तो 5वीं में संपूर्ण भारत में किस तरीके से आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान है, और 6वीं स्पेशल राज्यों के लिए, वो असम मेघालय मणि, है ना, उन राज्यों के लिए, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी अलग प्रकार के आदिवासी लोग रहते हैं, हमारे इधर जैसे नहीं रहते। देखिए अनुच्छेद 243 का जो D पॉइंट है, उसमें पंचायतों के लिए आरक्षण है, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है कायम 243D में, है ना। 330 में लोकसभा में, लोकसभा मतलब सांसद, सांसद में आरक्षण होता है। ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 29 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 29। यानी मध्य प्रदेश में 29 सांसद बनते हैं, लोकसभा के बनते हैं। 29 में से 6 किसके लिए हैं, ST के लिए, और 4 किसके लिए हैं, 4 SC के लिए, 4 हमारी SC के लिए। ये रिजर्व सीटें हैं, यानी कि 10 MP रिजर्व, 10 सांसदों के लिए सीटें रिजर्व हैं। ठीक है। ऐसे ही जो है अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में, विधानसभा मतलब हमारे MLA विधायक, अब हमारे MLA सीट के कुल कितनी है, 230 हैं। 230 में से 47 किसके लिए हैं, ST के लिए हैं, और 35 किसके लिए हैं, SC के लिए हैं। ठीक है। 35 SC के लिए हैं। समझ गए मेरी बात। ये आरक्षण पता है ना आपको पहले से। यानी कि कुल विधायक बनते हैं मध्य प्रदेश में 230, जिनमें से ST के विधायक कितने हैं, 47, और 35 कौन के हैं, SC के। ऐसे ही लोकसभा में आरक्षण, राज्यसभा विधानसभा में आरक्षण। तो लोकसभा में आरक्षण है 330 के तहत, और विधानसभा में आरक्षण है 332 के तहत, और पंचायतों में आरक्षण है 243 तहत। 243D, 243A से लेकर O तक का प्रावधान है। कुल 16 अनुच्छेद है, 243A से लेकर O तक। पंचायतों के गठन प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1993। याद आ रहा है क्या, पढ़ाया ना मैंने आपको। अब मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 के 25 पॉइंट के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय अथवा जनजाति समुदाय के अंश या समूह से है जो कि संविधान अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए। अब आपको ये पॉइंट समझ में ना आया तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई किसे कहेंगे अनुसूचित जनजाति, ST किसे कहेंगे। इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा है वो लिखी है आर्टिकल 366 के 25वें पॉइंट में। ठीक है। क्या कि ST किसे कहते हैं,
कौन होगा एसटी, है ना, कि भाई वे लोग जंगलों में रहते हैं, वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वे लोग जो पिछड़े हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, अपन एसटी कहते हैं। तो ये परिभाषा कायम दी गई है 366 के 25 पॉइंट में। ठीक है। अच्छा, ये परिभाषा हो गई। अब वो कौन कौन लोग होंगे, तो भाई वो कौन कौन सी जनजातियां हैं जो एसटी माने जाएंगे, कौन कौन से लोग हैं, तो उनकी एक लिस्ट है, उनकी एक सूची, जिसमें लिस्ट बनाई, जिसमें लिखा गया कि नंबर 1 पे भील हैं, फिर नंबर 2 पे सेरिया हैं, फिर कोरकू हैं, भारियां हैं, बेगा हैं, गौड़ हैं। ये लिस्ट कायम दी गई है 342। क्लियर हो गया। 342 में क्या है, सूची, और 366 में क्या है, परिभाषा। समझ में आ गई मेरी बात। संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, 342 में क्या है, उनकी सूची। ठीक है। अब कौन लोग अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे, कौन सी जाति नहीं कहलाएंगी, ये कर्तव्य, ये दायित्व, या ये पावर किसके पास है, भारत सरकार के पास है। किसके पास, यानी राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं, संसद तय करती है। ठीक है। संसद तय करती है किसको अनुसूचित जनजाति मानना है, किसको अनुसूचित जाति मानना है, किसको ओबीसी मानना है, किसको जनरल मानना है। ये तय करता है हमारा संसद, हमारी संसद तय करती है, उस राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिए जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी जाति को, जैसे मान लीजिए आप देखें कि एक जाति है, एक जाति है मीणा, नाम सुना आपने, मीणा। राजस्थान में ये सभी लोग काय में आते हैं, ये सभी लोग एसटी में आते हैं, मीणा में। और हमारे इधर ये सब हमारे अगर एमपी में देखा जाए तो मीणा ओबीसी में आते हैं, काय में आते हैं, ओबीसी में। अब आप लोगों ने देखा कि हमारे इधर खासतौर पे आप जाओगे गुना के उस तरफ, ये चाचौड़ा बीनागंज तरफ, तो वहाँ आपको मीणा बहुत मिलते हैं। और वे सारे मीणा जो होते हैं, ये राजस्थान का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं राजस्थान में। अब एसटी का सर्टिफिकेट बनाओगे तो फटाफट नौकरी लगने लगना है ना। तो वो बहुत से लोग वहाँ बड़े बड़े पोस्टों पे मिलते हैं, आईपीएस यूपीएससी निकाल लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार, ये मीणा ये लागत तो यहाँ से इधर ठस बुद्धि से बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचे। बाद में मालूम चला कि यार ये तो एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं सब राजस्थान से। हालांकि अब तो जांचें बैठ गई, कमेटियाँ बैठ गई। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन पहले ये बड़ा आसानी से हो जाता था, तो वो सब लोग बनवा लेते थे। ठीक है। तो जैसे कि जाट हैं, जाट जाट अपने इधर, अब अभी उनको जाटों को जो है ओबीसी में कैटेगरी में डाला गया, लेकिन हरियाणा के जो जाट हैं वो जनरल में आते हैं, है ना। तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जातियां पिछड़ी हुई हो सकती हैं। जैसे बिहार के यादव हैं, तो वे एससी से भी गए गुजरे हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के यादव नेकच्छे से आएंगे। वो अपने इतने के यादव तो आरक्षण के लाने जिनकी जरूरत थी ना, थी कहा। आपने देखो, राज जैसे कि जहाँ जिसका क्षेत्र में प्रभाव होता है वह जाति बढ़ जाती है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में राजपूतों से ही ठाकुर साहब कहा जाता है ना, ठाकुर राजपूतों को कहा जाता है। और अपने इतने यादवों से ठाकुर साहब कहा जाता है। तो ये क्या है कि अब कुछ जातियों का जैसे प्रभुत्व है, जैसे अकेले ही जहाँ के ये सबरे याद बने लाभ मिल गया, क्या मिल गया, जनसंख्या की वजह से इनके पास पावर ज़्यादा थी। पावर लोकतंत्र में क्या होती है, पैसा नहीं होती, पावर जनसंख्या होती है। क्या है, क्या बोल अब को बुराई ले ले, बोल तुमने क्या देगा, अरे तुम याद वैसे तो याद बूट न तंगे, वेल बूट न तंगे, तुम विधायक सांसद हम कुछ नहीं बन पा रहे। तो इसलिए क्या है कि ये हमारे देश में ये एक बड़ा खेला चलता रहता है राजनीतियों में। तो भाई ये समझ में आ गया आपको, 366 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है और 342 में उनकी सूची दी गई। और तहत राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना जारी कर इनको शामिल किया जाता है। ठीक है। अब ये पॉइंट, ये थोड़ा सा आपके नोट्स के अलावा है पेज। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये तो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियां, आपके नोट्स में 43 दी हैं, कितनी दी हैं, 43। पढ़ रहे हो क्या, तो उनको 46 कर लें, कितनी है, 46। कितनी जनजाति हैं, 46। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या 38.9 लाख थी। कब, 1961 में। लेकिन अभी जनगणना 2011 में हुई थी, 2011 के बाद तो हुई नहीं है अभी तक। तो 11 में ये कितने हो गए, लगभग 1.5 करोड़।
1,53,16,784। तो अपन ऐसे याद करो ना, लगभग 1.5 करोड़ कितने हो गए, 1.5 करोड़ ही हो गए, 1.5 करोड़ हो गए। अब इसको परसेंटेज में देखोगे शायद लगभग 21% के आसपास आया, कितना आएगा, कितना आ रहा है, 21.3%। यानी मध्य प्रदेश की कुल आबादी में परसेंट की बात करें तो कुल कितने परसेंट है आदिवासी लोग, 21.3%। कितने हैं भैया, और कुल आबादी कितनी है, देखो मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है वो 7.25 करोड़ है, कितनी है, 7.25 करोड़। ये 2011 की जनगणना से कह रहा हूं मैं, अभी तो मुल्क हो गए होंगे अपन, अब 11 से 25 आ गई, क्या, अरे यार तू पूरे ही आंकड़े बोल रहे, 7,26,26,00,000 और 700 कछु, मैं तो पागल नहीं काय मार रहा हूँ, मैंने कह दिया 7.25 करोड़, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। अरे अब तू क्या कह, 1,53,16,784, अरे मैंने कह दिया 1.5 करोड़। अरे अपने आंकड़े याद करना है ना, वैसे कहाँ ना कहाँ तक के आंकड़े याद करेंगे दुनिया, अकेले जो ही काम तो थोड़ी होगा अकेले ये जनसंख्या याद करना, हो का याद करना चाहिए इसमें का, क्या है जो याद नहीं करना, तो हमेशा याद ऐसे किया जाता है कि वो हमेशा के लिए याद रह जाए, ठीक है। कब हुआ, तो 1.5 करोड़ आदिवासी हैं, वे 21% हैं। अब एक बात जहाँ याद रख लो कि 1.5 करोड़ आदिवासी जो हैंगे वे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है पूरे भारत में। लेकिन याद रखना, परसेंटेज सबसे ज्यादा नहीं है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। परसेंट तो कुल कितनी, 21% है ना, 7.25 करोड़ का 1.5 करोड़ लगभग 21% के आसपास बन रहा है, तो वो 21% है, ठीक है। अब अगर तुम कहो परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो है साहब मिजोरम में, कहाँ है, मिजोरम में। आबादी नहीं है वहां पर ज्यादा, परसेंट ज्यादा है, लगभग लगभग 90% लोग या 94% लोग वहां पर कौन है, एसटी के। मान लीजिए वहां 100 ही लोग हैं, 100 में से 90 आदमी का है कि एसटी के हो गए, तो 90% होगा। और अपने तो 1,000 आदमी है, तो 1,000 में से मेरे हिसाब 1,000 में से 300 जो है वे एसटी के हैं, तो 30% ही भाव, 1,000 को 300 कितना होता है, 30%। जबकि 100 को 90 कितना होता है, 90%। भाई तो 300 ज्यादा है कि 90 ज्यादा है, 90 ज्यादा है। गजब कर देते हो यार, तो 300 ज्यादा है ना, तो जनसंख्या ज्यादा कहाँ है, एमपी में। लेकिन 1,000 का 300 कितना होता है, 30%। और 100 का 90 कितना होता है, 90%। तो परसेंट ज्यादा कौन सी है, 90 के 30, 90। जनसंख्या ज्यादा कौन सी है, 300। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है और मिजोरम में परसेंट ज्यादा है। समझ में आई क्या मेरी बात, कछु भी क्यों कर तो यार तुम सब। राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 14.5% है। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग हो गया, क्यों अलग हो गया, कि देखो जैसे मैंने कहा है कि राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनजातियों, देश की कुल, यानी पूरे भारत में यदि मान लीजिए 100 आदिवासी लोग रह रहे हैं, एसटी के लोग कितने हैं, 100, तो उनमें से 15 कहाँ आएंगे, मध्य प्रदेश में, 14.5 कहाँ आएंगे, मध्य प्रदेश में। समझ में आ गई मेरी बात। तो पूरे देश का कितना परसेंट है हमारे पास, 14%। लेकिन हमारी आबादी कुल कितने परसेंट, तो 21%। राज्य की कुल जनसंख्या का 1/4 मतलब 21%। सही में आई मेरी बात। हमारे राज्य की जनसंख्या के 21% आदिवासी हैं, और देश के कुल आदिवासियों का, कुल आदिवासियों का 14.5%। सही में आई क्या बात। देश के कुल आदिवासी जनसंख्या का 14% हमारे मध्य प्रदेश में रहते हैं, और हमारी कुल आबादी का 21% आदिवासी हैं। हमारी कुल आबादी का 21% आदिवासी हैं, ठीक है। सही में आ गई। हमारी कुल आबादी का 21%, और देश के कुल आदिवासियों का, देश के कुल आदिवासियों का 14.5%, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पाई जाती है, नहीं जनसंख्या नहीं आ रही, परसेंटेज है अलीराजपुर में, क्या है, प्रतिशत है। परसेंटेज अलीराजपुर में सबसे कम परसेंटेज कहाँ पर है, भिंड में है। लेकिन जनसंख्या तो सबसे ज्यादा धार में है, कहाँ में, धार में। आदिवासियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ में, धार में। पर जनसंख्या परसेंटेज कहाँ पर है, अलीराजपुर में। और परसेंटेज और जनसंख्या के मामले में सबसे कम क्या है, भिंड। सही में आ गई। यहाँ परसेंटेज भी कम है और यहाँ जनसंख्या भी कम है, यानी भिंड में आदिवासी लोग सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं ना, ठीक है। समझ गए। आदिवासियों की जनसंख्या किस जिले में ज्यादा है, धार में।
और आदिवासियों का परसेंटेज ज़्यादा कहाँ है? सही में आ गया परसेंटेज और है ना जनसंख्या। ये पॉइंट आपको मैं कल पूछूंगा, चटनी बना दूंगा मार मार, तुम लोग समझ गए? अच्छे सुन लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या क्रमशः धार जिले में, देखो ये 12,22,814, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन में। वहीं सबसे कम जनसंख्या क्रमशः कायम है भिंड में, फिर दतिया में। भिंड में कुल 6,131 आदिवासी लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या भिंड में, ज़्यादा जनसंख्या धार में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज अलीराजपुर, कम परसेंटेज भिंड में। ठीक है, अब अपन देखेंगे एक एक जनजाति को। तो पहली जनजाति हमारी कौन सी है? गौड़। पहली जनजाति कौन सी दी है? गौड़ दी है। तो गौड़ जो है ये शब्द कौन से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। गौड़ शब्द कौंड से बना है, कौंड का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़, ऐसे लोग जो पर्वतों और पहाड़ों पर रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो ये मध्य प्रदेश में जो गौड़ जनजाति है, मध्य प्रदेश में जो गौड़ जनजाति है वो खास तौर पे कहाँ निवास करती है? पर्वत और पहाड़ों पर है। तो पर्वत और पहाड़ मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो पर्वत पहाड़ की बात करें तो यहीं से लेकर क्या चलता है हमारा? विंध्याचल पर्वत, और यहाँ क्या चलता है? सतपुड़ा पर्वत, और दोनों के बीच से बहती है नर्मदा नदी। कहाँ बहती है? नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, इस तरफ की ओर। तो अब हम कहें कि ये गौड़ मध्य प्रदेश में लगभग लगभग संपूर्ण दक्षिण मध्य प्रदेश में है, नर्मदा के इस तरफ भी और नर्मदा के इस तरफ भी, विंध्याचल पर्वत पर। और क्योंकि ये शब्द कौंड से बना है, जिसका अर्थ पर्वत होता है, यानी पर्वतों पर रहने वाले लोगों को गौड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा और विंध्याचल क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति। भारत में सबसे ज्यादा गौड़ पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे गौड़ है। पहले नंबर मध्य प्रदेश में भील आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? भील। तो मध्य प्रदेश की पहली, देखो एमपी की पहली है भील, एमपी की पहली, एमपी की पहली है भील पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे क्या है भाई? गौड़, ये दूसरे नंबर पे। जबकि आप भारत में देखोगे तो भारत में पहले नंबर पे कौन है? भारत में पहले नंबर पर गौड़ और दूसरे नंबर पर भील। उल्टा हो गया, तो याद रख लेना, मध्य प्रदेश में भील गौड़ और भारत में गौड़ भील। ठीक है, तो अब आप देखें, तो हम बात कर रहे हैं गौड़ जनजाति की। तो गौड़ जनजाति हम देखें तो यह जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या में, यानी जितने भी एसटी के लोग हैं उनमें से 35% क्या हैं? गौड़ हैं, जबकि लगभग 37% क्या है? भील हैं। तो भील ज्यादा हो गए, तो 35% गौड़ जनजाति के लोग रहते हैं। गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा का जो शब्द है कौंड से मानी जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? पहाड़। चूंकि यह लोग पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसी कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? गौड़ कहते हैं। ये पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? गौड़ कहते हैं। अब पहाड़ मध्य प्रदेश में दो ही हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा। अच्छा, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति संबंधित हैं। अब ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति क्या होती है? देखो जैसे गन्ने भैंसों की प्रजाति होता है ना, जर्सी गैया, देसी गैया, मुर्रा भैंस, ऐसे आदमी की प्रजाति होता है। जैसे चीन के आदमी, चीनी लोग होते हैं ना, अलग नेक नेक सी आंखन के, मिर्चा चपटी नाक के। जैसे अफ्रीका के बड्डी मूड के, करिया मोटे मोटे ओठन के, होते कि नहीं होते? ऐसे अपन अलग हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, मनुष्य की भी अलग अलग प्रजातियां, कैटेगरियां होती हैं। कोई प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, कोई मंगोलियाड है, कोई भूमध्य सागरीय है। तो ये किस प्रजाति के हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। समझ में आ गए? गौड़ जनजाति का निवास राज्य के उत्तरी भाग को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। ऊपर नहीं है, ऊपर पर्वत है नहीं है, क्या कह रहे हैं? उत्तरी भाग छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में। मुख्यतः, मुख्यतः मतलब मेनली नर्मदा के दोनों किनारे, नर्मदा बीच में, ऊपर विंध्याचल और नीचे, तो नर्मदा के दो ही बगल है। उत्तरी दोनों किनारे पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में रहते हैं। अगर जिलों की बात करें तो क्या कर रहा है तू? जो जब तुम दऊंगा तो मन जागे हैं? इमरान कराओ तेरे, इमरान खान हैं? कब पूछ रहे थे?
नहीं पूछ तो सही, कब पूछा मैं बताऊं? पूछ लो, कब पूछ लो। जब पूछ रहा हो तो, कि जे मतलब एमपी में, जब जे एमपी एमपी में कितने ये 35% हैंगे कक्तनी गौड़, जबकि तुम कह रहे 21% एससी के लोग हैंगे ना। बच्चा कम कन्फ्यूज हो रहा हो तो। अब इतनी भगवान ने बुद्धि कम कहा दी है, ढो ढंगा टाइप के आइटम है भाई। मध्य प्रदेश में कुल 100 लोग रह रहे हैं, 100 में सब हैंगे ना, पंडित ब्राह्मण बनिया मुसलमान सब हैंगे। तो 100 में से शहरिया मतलब जो है एसटी कितनी है, आदिवासी लोग कितने हैं, 21 लोग हैं। तो ये जो कितना परसेंट हो, 21% होगा, 21% होगा वो नहीं वो। अब 21 तो हैंगे को 21% को है आदिवासी, 21% माने, अब अपन इन्हें 100 मान लो, कितने मान लो, ये जितने भी है 100 हैं, 21 हैं, 21% है, परसेंट 21 है, मतलब जितने भी है। अब कुल आदिवासी मान लो, कुल आदिवासी कितने ही मान लो, तो 1,000 10,000, कुल कितने, हमने कहा 1.5 करोड़ है, कितने हैं 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ में से गौड़ कितने हैं, तो गौड़ 1.5 करोड़ में से कितने हैं, 35% है। जो कल लिख रही है, जो लिख रही थी कुल जनजातीय जनसंख्या का, क्या लिख रही है, क्या अकेली जनसंख्या लिख रही है क्या? अकेली जनसंख्या लिखते ना तो जाके थे कि साहब 21% आदिवासी हैंगे, कुल जनजातीय जनसंख्या का 35%। नहीं यही बात है, जितने भी आदिवासी हैंगे उनमें से 35% को हैंगे गौड़। और आदिवासी कितने हैं, आदिवासी 1.5 करोड़ लेंगे। 1.5 करोड़ मतलब कितने हैं, हमारे भारत, हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ में से 1.5 करोड़, तो 7.5 करोड़ को 1.5 करोड़ वो 21%, कितने वो 21%। तो मध्य प्रदेश की कुल आबादी में 21% को हैंगे आदिवासी, और कुल आदिवासियों में से 35% को हैंगे गौड़, 37% को हैंगे भील, कुल आदिवासियों की जनसंख्या में से। तुम लोग कहो मुझे सुन नहीं बैठा, मैं इतनी छोटी छोटी बात अनुभवी तुम। तो अगर हम बात करें कि साहब नर्मदा और जो ऊपर नीचे रहते हैं नर्मदा के सतपुड़ा बंदे पर्वतम रहते हैं, तो अगर वो जिले देखें तो आप जिले देखेंगे तो मंडला, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, दमू। अब ये जिले दो ही तरफ हैंगे, देखोगे वहीं से देख लो भाई। होशंगाबाद, ये मंडला, डिंडोरी, ये शहडोल, ये पर्वतों का क्षेत्र है पूरा, नहीं है निचला क्षेत्र, इसमें पाए जाते हैं। अब इस जनजाति गौड़ में भी बहुत सी उपजातियां पाई जाती हैं, सब में ही उपजाति पाई जाते हैं, सब में ही उपजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, चाहे तो पंडित हों तो पंडित, जैसे पंडित हैं तो पंडितों में भी मूलक पंडित होते हैं, पांडे, चतुर्वेदी, कहूँ फलाने टिकाने, उनमें भी फिर मतलब गोद चलते हैं, कहूँ के सनाड्य हैं, कहूँ के जजौतियाँ हैं, कहूँ के भार्गव हैं, चलते नहीं चलते। ऐसे ही जाति में भी उपजाति होती हैं। तो गौणों की ओप सी उपजाति, जैसे अगरिया गौणों की उपजाति है, प्रधान, कोयला भूतेश, ओजा, नागरची, सोलहास, अलग अलग काम करते हैं ये लोग। जैसे कि सोलहास जो है लकड़ी का काम करते हैं, है ना। जैसे ओझा जो होते हैं वो झाड़ा फूक का काम करते हैं, ओझा लकड़ी वाले ओझा नहीं है जी, ये अपने ओझा होते हैं ये तो। ये ओझा होते हैं, इनकी उपजाति जो झाड़ फूक का काम करती है, क्या करती है, झाड़ फूक, है ना, पूजा पत्री का काम करते हैं वो ओझा, इनके इनके पंडित मान लो गौड़न के। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, तो ये इनका शरीर का गठन संतुलित होता है, इनकी त्वचा व बालों का रंग काला होता है, तो दाढ़ी मूछों में बालों की संख्या कम होती है, बेगरी दाढ़ी होते हैं, और नाक बड़ी होती है और फैली हुई होती है। ये तो फालतू की बात है, इनसे क्वेश्चन थोड़ा ना बनता है कुछ, है ना। ये इनसे प्रश्न बनता है, इस पे लिख लेना मोस्ट, सामाजिक विशेषताओं के, ये मोस्ट लगे क्या है। देखो ये प्रश्न आपको हमेशा बनेंगे कि गौड़ जनजाति में संयुक्त परिवार, एक साथ और एकल परिवार की दोनों दोनों प्रचार प्रचलित हैं। संयुक्त परिवार तुम जानते ही हो, बब्बा बाई, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबके मोड़ा मोड़ी इकट्ठे हैं, बस कहते हैं सोंज संयुक्त परिवार। अकेले मतलब हम दो और हमारे दो। ठीक है। इनमें विवाह होते हैं, भत्ते भत्ते विवाह, जैसे एक होता है दूध लौटाओ विवाह। दूध लौटाओ विवाह क्या होता है कि भैया मामा बुआ के मोड़ा मोड़ी को ब्याह में करा जाता है, मामा की लड़की बुआ को लड़का, या बुआ की लड़की मामा को लड़का। ये होता है इनमें दूध लौटावा प्रथा। अपन में बहन भैया मानते हैं नहीं करना ब्याह, उनमें होता है।
कौन सा विवाह? दूध लौटावा। मामा का लड़का बुआ की लड़की की आपस में शादी, तो उसे कहते हैं दूध लौटावा प्रथा। चढ़ विवाह होता है, चढ़ विवाह तो सामान्य विवाह होता है कि लड़का जाता है घोड़ी पे बैठ के, जैसे हम पहुंचते हैं और शादी करके लाता है, वो क्या कहलाता है? चढ़ विवाह। ऐसे एक विवाह होता है पठौनी विवाह, एक लमसेना विवाह। आज दूध लौटावा मामा बुआ की लड़की के साथ विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये पठौनी और ये लमसन विवाह, इसमें मैंने अलग से दिया है। तो चढ़ विवाह में गौड़ जनजाति में प्रचलित एक विवाह है, इस विवाह में लड़का घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन के से विवाह करके आता है। पठौनी विवाह इस प्रथा में लड़की वाले बारात लेकर लड़के के घर जाते हैं, तो क्या कहलाता है? उल्टा। ये पठौनी विवाह में क्या होता है? लड़की वाले जो होते हैं वो बारात लेके किसके घर जाते हैं। और एक और विवाह होता है लामसेना विवाह, ये और खतरनाक है, इसे इसे गरजिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो लड़का होता है, लड़का बाय ससुराल में जाकर रहना होता है पहले, ब्याह से पहले 5 साल 7 साल वो अपने ससुर की सास की सबकी सेवा करेगा, काम करेगा। जब अगर ससुर खुश हो जाए कि हाँ बढ़िया मोड़ा है, तब फिर ब्याह कर दिए। तो ये विवाह क्या होता है? लामसेना विवाह या ऐसे गर्जिया। अच्छा, अपने भाषा में अपन जैसे कहते हैं घर जमाई, नहीं घर जमाई से कछु अपन अपनी भाषा में और कछु भी कहते हैं, कछु कहते हैं आप अपनी लोकल भाषा में। घर जमाई से कछु और कहते हैं, घर जो ससुराल में जाकर रेल लगते हैं। अब दिमाग छोड़ गया मेरे से। तो ये वो ही बन जाता है घर जमाई, है ना। अब घर जमाई तो नहीं कह सकते, जा सका कि जाकर ब्याह भाव ही नहीं है भाई। तो जो घर जमाई है ना, घरजिया, या लड़के के माता पिता विवाह करने में असमर्थ हो तो लड़का लड़की के घर स्वेच्छा से रहने चला जाता है। वहाँ लड़का खेती बाड़ी जंगल आदि सब काम करता है। और यदि लड़की का पिता लड़के के काम संतुष्ट हो जाता है तो एक ही वर्ष में अपनी लड़की का विवाह लड़के से कर देता है। वैसे लमसना रहने की अवधि प्रायः 5 से 7 वर्ष होती है। इसके बाद लड़की अपने पति के साथ अलग घर में रह सकती है। पहले 5 7 साल सेवा करो। तो ये विवाह कौन से, तो कितने विवाह हुए हमने देखो, जैसे हमने कहा दूध लौटावा बहुत फेमस है ना। चढ़ विवाह तो सिंपल है, वो तो बारात लेके जाते हैं। पठौनी विवाह में लड़की वाले बारात लेके आते हैं। और लमसन विवाह में क्या होता है? सेवा करनी होती है। क्या करनी होती है? सेवा। ये इनके विवाह हो गए, विवाह प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विशेषता की बात करें तो गौड़ लोगों के प्रमुख नृत्यों में वेरी मोस्ट, इस पे लिख लेना मोस्ट, कर्मा, सैला, भड़ौनी, ब्रह, कहरबा, सजनी, सुआ, दीवानी, ये सब इनके डांस हैं। क्या है? ये डांस हैं या कोई समारोह हैं। ये इनके जैसे अपने से भी होता है, जैसे होली के टाइम अपन होली के टाइम पे फागे गाते हैं, लंगड़िया पर अपने इधर राई हो रही है, होते कि नहीं होते? जैसे ही हमारे इधर अपन अपन जो है अपनो वो भुजरिया के टाइम पे अपन सैरो खेलते हैं। क्या खेलते हैं? सैरो, गाँव में। तो ऐसे ही रहते हैं। इसमें इनमें एक घोटलू प्रथा का प्रचलन है, वेरी मोस्ट, इसको टिक लगाना है, घोटलू। घोटलू प्रथा चल, इसमें क्या है? एक युवा गृह होता है और इसमें अविवाहित लड़के लड़कियां होते हैं, है ना। अविवाहित लड़के लड़की घोटलू प्रथा में होते हैं, जिसमें लड़के को चेलिक और लड़की को मोटियारी कहा जाता है। घोटलू एक युवा गृह, इसमें अविवाहित लड़के लड़कियां भाग लेते हैं। एक प्रथा है जिसमें चेले और बाद में फिर इन्हें पसंद आया तो एक दूसरे से ब्याह कर लेते होंगे, समझ रहे हो? एक प्रकार का ये परिचय सम्मेलन टाइप का हो गया, समझ रहे। तो लड़का लड़का है चेलिक, लड़की है मोटियारी, और वो एक घोटलू गृह में जाते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं और फिर बाद में ब्याह इनका हो जाता है। पर्व त्योहार, तो ये प्लीज ये याद कर लेना, ये इनके जो नृत्य हैं, ये नृत्य होता है ना, बातें बातें नृत्य, है ना। जो बजे जो भड़ोनी है ब्याह के टाइम पे होता है, साइकिल से आ रहा हो दूल्हा, ये गा रहे हैं, है ना। ऐसे ये इनका कर्मा है, ये इनका सैला नृत्य है। तो ये अलग अलग नृत्य होते हैं, ऐसे नृत्य। तो इनके त्योहार कौन से हैं? जैसे बिदरी पूजा, बकपंथी, हरदिली, नवाखानी, जवारा, तुम जानते हो जवार सब बुपते हैं, जवारी बुपते हैं माता के नौतरगन में, मड़ई, छेरता। सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं चीजों में आने वाली है, क्योंकि तुमको ये सारे त्योहार आगे पढ़ोगे तो अन्य जनजाति पढ़ो तो उनमें फिर लगभग लगभग मिलते हैं। तो ये एक तो क्या कहते, नाम थोड़े से ऐसे हैं कि हमने पहले पहले नहीं सुने हैं, हम पहली बार सुन रहे हैं, तो हमको थोड़े से अटपटे लगते हैं, है ना।
जैसे अब जवारा है तो जाओ, में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जान तो जवारे बोलते हैं अपने पैल से तो। लेकिन अब तुम कहीं मड़ई छेड़ता तो ये थोड़े से अजीब नाम है, नहीं सुने। तो भाई अब ये स्करमा सैला भड़ौनी ब्रहा कहरबा सजनी सुआ दीवानी, ये इनके नृत्य हैं, है ना। घोटलू इनमें प्रथा चलती है। ये जबारा मड़ई छेड़ता, जैसे अब जैसे मैंने कही तुमसे ब्याह कही थी मैं, लमसैन विवाह, दुल्लोटावा या पठौनी विवाह। तो ये प्रश्न बताइए, लमसैना विवाह निम्न में से किस जनजाति में चलता है? 4 ऑप्शन दे देंगे, भील, गौड़, कोरकू, बैगा, है ना, जिसमें हमें वहां चुनना होता है। या गौड़ों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो नीचे नृत्यों के नाम दे दें आपको, इनमें से कोई एक नृत्य। या घोटलू प्रथा किस में चलती है? तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसी तरीके से आपको ये याद करना, ये बकपंथी, बिदरी पूजा, नवाखानी, हरदली, ये सब इनके त्योहार हो गए, ये इनके डांस हो गए। अब हमारी अगली जनजाति आ जाती है कौन सी? भील। तो भील शब्द जो है तेलुगु भाषा के बिल्लूवर शब्द से बना है। कैसे बना है? बिल्लूवर। और बिल्लूवर शब्द का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। तो जो लोग अपने हाथ में धनुष बाण रखते हैं, जिनका हथियार मुख्य तौर पे क्या है? धनुष है। तो इसलिए बिल्लूवर शब्द का से ही बना है भील। बिल्लूवर शब्द से बना है भील। तो इसीलिए बिल्लूवर का अर्थ होता है धनुष। तो जो लोग अपने हाथ धनुष रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भील कहा जाता है। अब भीलों की बात करें तो ये खास तौर पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। मध्य प्रदेश के, आप यदि देखेंगे भीलों को तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। पहला पॉइंट तो ये इंपोर्टेंट हो गया, अंडरलाइन कर लेना। जो देश की कुल आबादी का 37.7% है, जबकि कुल आदिवासी जनसंख्या का ये 37.7% है। जबकि वो कितने थे? कौन थे? 35। तो सबसे बड़ी कौन हो गए? भील हो गए। जो गुजरात राजस्थान की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा निमाड़ क्षेत्र के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर। तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिलों में निवास करती है। अगर आप इसको देखें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहाँ से लगा हुआ है? भीलों का लगा हुआ। अब अकेले भील एमपी में नहीं रहती, ये पास में क्या है? राजस्थान। इधर क्या है? गुजरात। इधर क्या है? महाराष्ट्र। तो ये पूरा का पूरा भीलों का एरिया है। और भीलों की ये बहुत पुरानी मांग चली आ रही है कि हमारा एक भील प्रदेश बनाया जाए। ये कहाँ बनेगा? इस इलाके में। लगभग इसमें 39 जिले हैं, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ राजस्थान के, कुछ गुजरात के और कुछ महाराष्ट्र के, मिला करके ये भील लैंड मांग, भील प्रदेश बनाने की मांग बहुत प्राचीन समय से इनकी चली आती रहती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब ये जो भील क्षेत्र, भीलों का जो क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा घनी आबादी कहूँ भीलों की तो 2 ही जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा घनी आबादी, आबादी भले पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पर सबसे ज्यादा मुख्यतः तौर पे अलीराजपुर और झाबुआ। ये पहले झाबुआ एक ही जिला हुआ करता, बाद में इसमें इसे क्या बना दिया गया? 2 बने थे। अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले हो गए। अगर हम बात करें तो ये है कि भील शब्द तमिल भाषा के शब्द बिल्लुवर से शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील लोग धनुर्विद्या में निपुण होते हैं, धनुष चलाने में, इस कारण इनका नाम क्या पड़ गया है? भील पड़ गया है। ठीक है। अब बात करें अगर हम भीलों की, तो भील जो है की उपजातियां, भीलों में बहुत सी उपजातियां होती, जैसे कि बरेला, रतिहास, भिलाला, बेगास, पटलिया। अब ये इनकी उपजातियां, ये भी मैंने क्या कहा कि यही तो है उपजातियां कौन कौन सी हैं, नृत्य कौन कौन से हैं, त्योहार कौन कौन से हैं, ब्याह विवाह कैसे कौन कौन से होते हैं। तो ये सब में उपजाति मिलेंगे आपको। तो बरेला, रतियास, भिलाला, बेगास, पटलिया, ये इनके क्या है? ठीक है, उपजातियां। वे भील जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें तड़वी भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आप अलग से लिख सकते हो वहीं पर। वे भील जो इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें तड़वी भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तड़वी भील। ठीक है, उन्हें तड़वी भील कहा जाता है। अच्छा, अब भीलों के बहुत सारे त्योहार भी हैं, भील भी अपने अपने त्योहार मनाते हैं। तो इनमें एक त्योहार है गल। क्या है? गल। दूसरा है भगोरिया। इनका सबसे ज्यादा फेमस त्योहार कौन सा होता है? भगोरिया। भगोरिया जो त्योहार होता है ना इनका, भगोरिया, इधर एक लाइन लिखना, तड़ी भील कहते हैं भाई, मैं 10-15 मिनट लगा लेते हैं।
अब इन्होंने लिख ही रहे हैं। मतलब यार गजब करते हो, 1 सेकंड की बात है, तड़वी भील इस्लाम को मानने वाले, खत्म कहानी। लिखने में टाइम लगता 2 सेकंड 5 सेकंड। तो भगोरिया भीलों का सबसे प्रमुख त्योहार होता है, कौन सा? भगोरिया कब मनाया जाता है? होली के टाइम पे। कब मनाया जाता है? और भगोरिया सुनो, भगोरिया इनका त्योहार भी है, भगोरिया इनका मेला भी है, भगोरिया इनका नृत्य भी है, और भगोरिया ये गाते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम। भगोरिया शब्द जब भी आ जाए तो क्या लगाओगे? भील। होली के टाइम पे होता है, 5 से लेकर 7 दिन तक चलने वाला इनका बड़ा मेला है जो अलीराजपुर जागरण लगता है। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है, दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है। भगोरिया पर्व में अलग अलग दिन को अलग अलग नाम से, उजड़िया हाट है ना, भगोरिया हाट, या फिर अलग अलग हाटों के नाम से जाने जाते हैं, गुललिया हाट। और वास्तव में यह इनका एक प्रणय उत्सव भी है, इसमें विवाह भी, भगोरिया विवाह होता है। क्या होता है कि इस समय गुललिया हाट के दिन लड़के लड़कियों, कुंवारे लड़के लड़कियां इसमें भाग लेते हैं। सब अपने अपने हाथ में गुलाल लेके घूमते रहते हैं। झांके झांकी जम गई, झांके झांको जम गओ, तो वो एक दूसरे में गुलाल मारते हैं। जैसे मान लो मोड़ा ने गुलाल मोड़ी में मार दी, अगर मोड़ी ने वापस रिपीट करके मार दी तो फिर उस दोनों की शादी करवा दी जाती है ना। और नहीं मारी तो तुम मारू करो। लेकिन ये भीलों के लिए है नहीं, तुम गुलाल लेके पहुंच जाओ। भाई धनुष बाण सोई ले रहे थे, फिर ये सो गुलाल मार दो, है ना। तो भगोरिया, चलावणी, चला ए भगोरिया, गल भगोरिया, चलावणी, जात्रा, ये इनके क्या होगा? त्योहार, पर्व। भगोरिया भीलों का सर्वप्रमुख पर्व है। प्रणय स्थल, नृत्य समारोह आदि है, जिसका आयोजन होली के अवसर पर होता है। इसमें 3 दिन मुख्य होते हैं, गुललिया, भगोरिया और उजड़िया। गुललिया हाट, भगोरिया हाट, उजड़िया हाट। भगोरिया इनका नृत्य भी है, दोहा नृत्य है, बड़वा नृत्य है, और चूंकि राजस्थान से लगे हैं तो घूमर भी है, गौरी भी है। तो राजस्थान टच करते हैं तो घूमर भी इसमें करते हैं, तो घूमर भी है। सार्वस्ता भील सामान्य ठिगने होते हैं, इनकी त्वचा का रंग तांबा ही होता है, तांबे के जैसा, तथा देखने में सुंदर प्रतीत होते हैं। शरीर सुगढ़ते हुए मजबूत होता है। तो वैसे ही पढ़ लेना, इंपोर्टेंट नहीं है ये। ये द्वारा आ गया। सामाजिक विशेषता महत्वपूर्ण है। भील जनजाति पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक क्या होता है? जहाँ संपत्ति का मुखिया घर के मुखिया पापाजी होते हैं, तो वो अपन में भी वही चलता है। अपनी सत्ता भी घर में मुखिया कौन होता है? पिता। पिता के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? बेटा होगा। ठीक है। संयुक्त परिवार चलता है। निवास स्थान इनका क्या कहलाता है? फाल्या। ये याद करेंगे। फाल्या, देखो देखो, आज भी अपन जैसे अपने गांव में शहरियन को अगर मोहल्ला है, वो क्या कहते हैं? शहरानो। क्या कहते हैं? शहरियानो कहते हैं, नहीं कहें? ऐसे अगर भील जहाँ रहते हैं, जैसे अपने तक तुम बंजारे हैं, बंजारे, तो अपने पास कहते हैं टाड़ो। क्या कहते हैं? बंजारे जहाँ रहते हैं, बंजारन को मोहल्ला कहता है टाड़ो, है ना। कुमारन को मोहल्ला कुमारियानो, ऐसे कहते नहीं कहते हैं? तो अलग अलग लोगों के जो निवास स्थल क्षेत्र हैं उनको अलग अलग, जैसे भीलों का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं फाल्या। क्या कहते हैं? वो भीलों का जो घर होता है ना, घर, उसे कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों के मकानों को कहते हैं कू, उनका मोहल्ले को क्या कहते हैं? फाल्या। याद रखोगे आप, ये स्पेशल है। विवाह पद्धति, मंगनी विवाह, घर जमाई, अपहरण। अपहरण मतलब उठा ला जबरदस्ती। नातरा, नातरा भी होता है। और भगोरिया विवाह, सबसे फेमस कौन सा है? भगोरिया विवाह। अब इनकी भाषा जो है वो कौन सी है? भीली है। अब भीली भाषा कोई अलग से भाषा नहीं है, क्योंकि आप जान रहे थे कि ये जो है चारों ये प्रदेशों में, ऊपर कौन सा आ गया? राजस्थान, है ना, उसके नीचे आ गया हमारा एमपी, और फिर इधर क्या है? गुजरात, और नीचे क्या है? महाराष्ट्र। तो ये चारों भाषाओं की एक मिक्स भाषा है। राजस्थानी, गुजराती और मध्य प्रदेश का यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी। टच कौन सा कर रहा है? मालवा है ना इधर, मालवा। तो मराठी। तो राजस्थानी, गुजराती, मराठी का मिश्रण भाषा कौन सी है? भीली। भील लोग होली के अवसर पर गोल गधेड़ा नाम का उत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गोल गधेड़ा। गल, गोल गधेड़ा, भगोरिया, ये इनके प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। किसके? भीलों के। भीलों के बाद में क्या आते हैं? हमारे बेगार। समय देखना कितना हुआ है? 9, 21, 30 हो गए।
ठीक है, आज दो ही जनजातियां कम पर्याप्त हैं आपकी, दो जनजातियां मैंने पढ़ा दी हैं। अब आपको मैंने कल याद करने क्या दिया, जरा मुझे बता दो।